माय चैनल, दिस इज खुशबू। आज की इस वीडियो में हम द हिंदू के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 6 मार्च टू 11 मार्च वाले वीक के। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट न्यूज इज अबाउट हर पेमेंट डिजिटल मिशन। सो रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है हर पेमेंट डिजिटल मिशन। इस मिशन का मेन एम है कि इंडिया के हर सिटीजन को, हर नागरिक को डिजिटल पेमेंट्स का एक यूजर बनाना, कि हर नागरिक डिजिटल पेमेंट्स कर सके। और ये जो इनिशिएटिव है ये डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक 2023 का पार्ट है। इस बार इसका थीम है, जो अवेयरनेस वीक है उसका थीम है अडॉप्ट डिजिटल पेमेंट्स एंड टीच अदर्स ऑल्सो। तो आपको ये तीनों पॉइंट्स याद रखने हैं। अब बात करते हैं हर पेमेंट डिजिटल मिशन की। सो जो ये मिशन है ये डिजिटल पेमेंट्स को और इजीली करने के लिए और कन्वीनियंट बनाने के लिए काम करेगा। और इसके साथ साथ जो भी नए कंज्यूमर्स हैं उनको डिजिटल फोल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में आने के लिए फैसिलिटेट करेगा, फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएगा। इसके साथ साथ जो ये मिशन है आपको ये भी याद रखना है कि ये विजन 2025 तक चलेगा। जब तक विजन 2025 तक चलेगा तब तक ये हर पेमेंट डिजिटल मिशन चलेगा। और इसकी एक इंटेंशन क्या है, हर सिटीजन को डिजिटल पेमेंट का यूजर बनाना। नेक्स्ट बात करते हैं H3N2। अब H3N2 है क्या? H3N2 एक वायरस है जो कि रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन कॉज करता है। ये एक इन्फ्लुएंजा ए वायरस की सब टाइप है। H3N2 को हांगकांग फ्लू भी बोला जाता है। ये जो फैक्ट्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सो रिसेंटली ICMR ने नोट किया कि इंटेंस कफ के और साथ में उसके फीवर के बहुत सारे केसेस पाए जा रहे हैं इंडिया में। उसको ICMR ने बोला है कि इन्फ्लुएंजा ए के अंडर जो H3N2 है, इन्फ्लुएंजा ए की जो सब टाइप है H3N2, उसके साथ लिंक किया जा सकता है। तो H3N2 जो वायरस है, सब वायरस है, ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस की सब टाइप है और ये ह्यूमन बीइंग्स में 1968 में डिस्कवर किया गया था पहली बार। अगर हम इन्फेक्शंस की बात करें, जो H3N2 वायरस इन्फेक्शंस कॉज करते हैं वो बेसिकली होती है अगर आप पिग्स के प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर में आते हैं एग्रीकल्चरल फेयर्स में। उसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो ये इन्फेक्शन है ये काफी कंटेजियस होती है और ये कम्युनिकेबल है, एक इंसान से दूसरे इंसान के साथ स्प्रेड भी हो जाती है। इसके जो कॉजेज हैं, जो मीन्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के, वो है ड्रॉपलेट्स। अगर आप खांसी करते हो या स्नीज करते हो, छींकते हो, तो जो ड्रॉपलेट्स होती हैं उसके थ्रू ये स्प्रेड होता है। और इसके साथ साथ अगर जो इन्फेक्टेड इंसान है वो किसी नॉन इन्फेक्टेड इंसान से बात भी कर ले तो भी ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकती है। तो आपको सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं मीडियम रेंज एयर सरफेस टू एयर मिसाइल की, जो कि रिसेंटली इंडियन नेवी ने एक सक्सेसफुल टेस्ट जिसका कैरी आउट किया है। तो रिसेंटली इंडियन नेवी ने एक सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग की है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की, जिसको आबरा वेपन सिस्टम भी बोला जाता है। आपको क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि जो आबरा वेपन सिस्टम है ये क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, या फिर एयर टू एयर मिसाइल है। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछ लिए जाते हैं बहुत ही कॉमनली। जो ये आबरा वेपन सिस्टम है या मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये बहुत ही क्विक रिएक्शन और हाई रिस्पॉन्सिव है। ये वर्टिकली लॉन्च्ड सुपरसोनिक मिसाइल है। जो ये कीवर्ड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में मल्टीपल स्टेटमेंट्स की फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है ये वर्टिकली लॉन्च्ड सुपरसोनिक मिसाइल है। इसको जो डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि जो अगर कोई दुश्मन का एरियल थ्रेट है, यानी कि जो हवा में उन्होंने कोई भी जैसे बॉम्ब वो किया हो, या कोई हेलीकॉप्टर आ रहा हो, या कोई एयरक्राफ्ट हो, एयर के थ्रू कोई भी थ्रेट आ रहा हो एनिमी का, उसको ये न्यूट्रलाइज करेगा एट ए 70 किलोमीटर्स रेंज। तो ये जो डेटा होता है, जो ये फैक्ट्स होते हैं, 70 किलोमीटर्स रेंज, आबरा वेपन सिस्टम, सरफेस टू एयर मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस वेंचर की बात करें कि ये किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है DRDO एंड इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने। इन दोनों का ये ज्वाइंट वेंचर है
और ये बेसिकली प्रोड्यूस किया गया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी कि बीडीएल पे। तो आपको हर एक पॉइंट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। अब आउट ऑफ द वे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की हम क्यों बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है, रिसेंटली सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी कि सीईए ने प्रपोज किया है कि जिन एरियाज में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाए जाते हैं वहां पर जो भी पावर लाइंस 33 किलोवाट के अंडर हैं, मतलब जिनकी पावर 33 किलोवाट के कम है, वो तो अंडरग्राउंड उनकी जो फिटिंग होगी, उनकी जो इंस्टॉलेशन होगी अंडरग्राउंड की जाएगी। और जो बाकी के हैं, बाकी की जो वायर्स हैं, पावर लाइंस हैं, उसको इस तरीके से फिट किया जाएगा कि जो बर्ड उनके ऊपर बर्ड डाइवर्टर्स लगाए जाएंगे कि बर्ड्स उनके ऊपर आकर बैठे ना। ये किया गया है कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और राजस्थान में ये बेसिकली सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं, उनको देखते हुए ही ये जो प्रपोजल रखा गया है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के द्वारा, सो दैट जो वहां जो एरिया है, जो रीजन है, उसको सेफ बनाया जाए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। क्योंकि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये मेनली राजस्थान, गुजरात, इन्हीं एरियाज में पाया जाता है इंडिया में। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये राजस्थान का स्टेट बर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं कि ये मेनली कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, मेनली इंडिया में और पाकिस्तान में। इंडिया की अगर बात करें तो मेनली पाया जाता है ये राजस्थान और गुजरात में, लेकिन कुछ पॉपुलेशन, बहुत ही स्मॉल पॉपुलेशन महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है। ये पॉइंट आपको इसलिए याद रखना यहाँ पर जरूरी है क्योंकि कई बार क्वेश्चन कैसे आता है कि जैसे स्टेटमेंट आपको दी जाएगी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात ओनली, तो जहां पर वो ओनली वर्ड है वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी क्योंकि ये थोड़े इसकी पॉपुलेशन महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है। इसके साथ साथ आपको ये याद रखना है कि जो इसका हैबिटेट है, जहां पर ये रहते हैं, वो बेसिकली ब्लैक बक जो कि एक हिरन की टाइप है उसके साथ ही एसोसिएटेड है, ऑलमोस्ट सेम हैबिटेट में ये रहते हैं। ये पाए जाते हैं एरिड एंड सेमी एरिड ग्रासलैंड्स में, थॉर्न स्क्रब्स में और टॉल ग्रासेस में। अगर हम इसकी स्टेटस की बात करें तो ये IUCN के अकॉर्डिंग ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है। हर पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं नेशनल पेंशन स्कीम की। नेशनल पेंशन स्कीम वैसे कोई नई स्कीम नहीं है, ये अभी हम क्यों बात कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली डिसाइड किया है कि जो भी सिलेक्टेड सेंट्रली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जो पहले ओल्ड पेंशन स्कीम पे माइग्रेट करना चाहते हैं, उसको वन टाइम ऑप्शन दी जाएगी, यानी कि एनपीएस से वो ओपीएस के तरफ माइग्रेट कर सकते हैं। एनपीएस की अगर बात करें, ये एक पेंशन कम इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी सिटीजन्स ऑफ इंडिया को ओल्ड एज सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। ये एक वॉलंटरी स्कीम है, यानी कि आप अपनी मर्जी से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप डिफाइंड कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ये एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जो कि सब्सक्राइबर्स को उनके उसमें ओल्ड एज में फाइनेंशियली वायबल बनाने के लिए डिजाइन की गई थी थ्रू द सिस्टमेटिक सेविंग्स ड्यूरिंग देयर वर्किंग लाइफ, कि जब भी वो काम करते हैं यंग एज में उस टाइम वो कुछ सेविंग्स करें, इस स्कीम में वो डालें और ओल्ड एज में उनको फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये जो नेशनल पेंशन स्कीम है ये पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेट करती है, यानी कि PFRDA, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जुरिस्डिक्शन के अंडर आती है। इसमें अगर एलिजिबिलिटी की बात करें कि एनपीएस के लिए कौन एलिजिबल है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि एनआरआईज और सिटीजन ऑफ इंडिया दोनों ही इसमें एलिजिबल हैं, जिनकी जो एज ग्रुप है वो 18 to 70 ईयर्स है। लेकिन यहाँ पर एक आपको ये भी याद रखना है कि जो OCI एंड PIO कार्ड होल्डर्स हैं, यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड होल्डर्स हैं ये, और साथ में HUF, ये एलिजिबल नहीं है एनपीएस अकाउंट खोलने के लिए। तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि कौन कौन एलिजिबल है, इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन एलिजिबल नहीं है,
क्योंकि कई बार नहीं वाली जो पॉइंट है ये आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करने में काफी हेल्प करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसरो ने रिसेंटली इंडो यूएस ज्वाइंटली डेवलप्ड निसार सैटेलाइट एक रिसीव किया है, उसके बारे में। सो रिसेंटली यूएस की एयरफोर्स ने एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी कि निसार हैंड ओवर किया है इसरो को। ये जो सैटेलाइट है ये रडार है, ये ज्वाइंटली डेवलप किया गया था नासा एंड इसरो के द्वारा। और ये जो सैटेलाइट है ये इसरो यूज करेगा बहुत सारे मल्टीपर्पज के लिए, जैसे कि एग्रीकल्चर मैपिंग हो गई, लैंड स्लाइड प्रोन एरियाज हो गए, यानी कि कौन से एरियाज हैं जहां पर लैंड स्लाइड्स बहुत ही कॉमनली वहां पर हो सकती है। ये जो निसार है ये एक लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी है, और इसके बारे में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये भी याद रखना है कि ये पूरे ग्लोब, पूरी दुनिया का मैप बना सकता है 12 दिन में, सिर्फ और सिर्फ 12 दिन में पूरे ग्लोब की ये मैपिंग कर सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अलायंस के बारे में, IBCA, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये जो अलायंस है इंडिया ने रिसेंटली प्रपोज की है कि हम एक न्यू ग्लोबल अलायंस क्रिएट करें। ये इसका जो एम क्या होगा, जो बिग कैट्स हैं, 7 मेजर बिग कैट्स, उसको प्रोटेक्ट करना है, जिसमें टाइगर्स, लायंस, चीताज, पुमास, जैगवार्स ये सभी इंक्लूडेड हैं। जो IBCA है यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये अभी करंटली 97 कंट्रीज के लिए इसकी मेंबरशिप ओपन है, 97 कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो कि इन कैट्स को प्रोटेक्ट करने में इंटरेस्टेड हैं। इंडिया ने कमिटमेंट की है कि वो $100 मिलियन की फंडिंग देगा अगले 5 साल में टू सपोर्ट IBCA। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया इतना एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, या इतना एक्टिवली इसमें इनिशिएटिव ये ले रहा है, तो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। IBCA की अगर हम गवर्नेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें मेन 3 चीजें होगी। एक तो होगी जनरल असेंबली, जिसमें सभी मेंबर कंट्रीज इंक्लूडेड होंगी। इसके बाद एक काउंसिल बनाई जाएगी जिसमें कम से कम 7 और ज्यादा से ज्यादा 15, तो 7 से 15 मेंबर कंट्रीज होगी जो कि जनरल असेंबली इलेक्ट करेगी 5 साल की टर्म के लिए। इसके बाद तीसरा होगा सेक्रेटेरिएट IBCA का। तो आपको गवर्नेंस भी याद रखनी है, टर्म भी याद रखनी है। इसके साथ साथ आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और याद रखना है कि इंडिया में सिर्फ 5 कैट्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी? टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता। लेकिन जो पुमा और जैगवार है ये इंडिया में नहीं पाई जाती। ये जो इनिशिएटिव है ये मेनली इंस्पायर हुआ है लास्ट ईयर जब हमने नामीबिया से कुछ चीता लाकर कुनू नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस किए थे। उसी से इंस्पायर होकर इंडिया ऐसा स्टेप लेने की ये प्रपोज कर रहा है। अब बात करते हैं इंडिया की पर कैपिटा इनकम की। सो रिसेंटली NSO ने एक एस्टिमेट दिया है, NSO यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम डबल हो गई है 2014-15 से। सो अकॉर्डिंग टू NSA जो एनुअल पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम होती है करंट प्राइसेस में, ये टर्म्स आप अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ते ही हो, तो 2022-23 का जो एनुअल पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम है वो 1,72,000 शो कर रहा है। और ये जो ग्रोथ है ऑलमोस्ट 99% ग्रोथ शो कर रहा है। लेकिन अगर आप इसको इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके कांस्टेंट प्राइसेस पे अगर कैलकुलेट करोगे तो जो पर कैपिटा इनकम है ये अप्रोक्सीमेटली 35% इंक्रीज हुई है। तो आपको दोनों याद रखने हैं, कांस्टेंट प्राइस पर भी और करंट प्राइस पर भी। दोनों जो कंसेप्ट हैं आपको अपनी इकोनॉमिक्स की 12th की NCERT में आपको मिल जाएंगे। आपको वो पढ़ने चाहिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि IMF के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग, इंडिया ने UK को भी ओवरटेक करके 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया बन गया है। और अभी इंडिया सिर्फ 4 इकोनॉमीज के पीछे है। कौन कौन सी? USA, चाइना, जापान एंड जर्मनी। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
करते हैं प्लेसेस एंड न्यूज के बारे में। सबसे पहले है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसलिए न्यूज में था क्योंकि रिसेंटली इंडियन फार्मा फेयर 2023 का 8th एडिशन लखनऊ में रिसेंटली ऑर्गेनाइज करने का जो अनाउंसमेंट की गई है। ये जो एडिशन, ये जो फेयर है इंडियन फार्मा फेयर, यहाँ पर मोस्ट अप टू डेट ट्रेंड्स होते हैं, टेक्नोलॉजी होती है फार्मास्यूटिकल ड्रग और फॉर्मुलेशन इंडस्ट्रीज में, उसी के बारे में ये वहां पर प्रेजेंटेशन मतलब प्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि फार्मा है जो FH है, ये वाला फार्मा फेयर है, PH से नहीं स्टार्ट होगा। आप इसका लोगो भी देख सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन है तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंडियन फार्मा फेयर 2023 कहाँ पर है, ऑर्गेनाइज किया गया है, तो यूपी के लखनऊ में। नेक्स्ट बात करते हैं तमिलनाडु की। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि एक बहुत ही रेयर मॉथ स्पीशीज जिसका साइंटिफिक नेम है मिमीसिया सिलोनिसा, ये पहली बार इंडिया में पाई गई है। कहां पर? तमिलनाडु के कलाकेड मुंदनथुराई टाइगर रिजर्व में। और ये जो स्पीशीज है 127 साल बाद वहां पर स्पॉट की गई है। तो आपको याद रखना है, इसका साइंटिफिक नेम भी याद रखना है और साथ में ये टाइगर रिजर्व कौन सी स्टेट में है ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं उड़ीसा की। रिसेंटली उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने वहां पर जो भुवनेश्वर एयरपोर्ट है वहां पर एक आइकॉनिक डैकोटा एयरक्राफ्ट को अनवील किया है, जो कि बिजू पटनायक जी का एयरक्राफ्ट था पब्लिक व्यूइंग के लिए, कि जो नॉर्मल पब्लिक है वो ये जो एयरक्राफ्ट है इसको देख सकती है। तो आपको याद रखना है कि कौन से स्टेट ने ऐसा किया है और कहां पर हुआ है। इस एयरक्राफ्ट का क्या नाम है? डकोटा एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान इसलिए न्यूज में था क्योंकि वहां पर रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, जिनका नाम है पुरुषोत्तम रुपाला, इन्होंने एक कैमल प्रोडक्ट प्रोसेसिंग यूटिलाइजेशन एंड ट्रेनिंग विंग इनॉग्रेट किया है ICAR सेंटर बीकानेर पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम में यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जी ने एक बहुत ही यूनिक कवर रिलीज किया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, जिसका नाम है गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक सिक्किम के लिए। ये जो कार्ड है ये सिक्किम की अचीवमेंट को टेस्टामेंट करने के लिए, उसको ऑनर करने के लिए रिलीज किया गया है इन ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड प्रोग्रेस। आप अगर न्यूज कंटिन्यूसली रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि सिक्किम ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत आगे न है, बहुत फर्स्ट नंबर पे आता है, क्योंकि जो सिक्किम है ये पूरी दुनिया में ऐसी पहली स्टेट है जो कि ऑर्गेनिक स्टेट की तरह रिकॉग्नाइज की गई है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा, जो कि लंदन के द्वारा, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की लंदन डिवीजन के द्वारा। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जो ऐसा कवर है कौन सी स्टेट के लिए रिलीज किया गया है, सिक्किम के लिए, या फिर आपको ये भी पूछ सकते हैं कि सिक्किम कौन सी ऐसी फर्स्ट स्टेट है दुनिया की जो कि एक ऑर्गेनिक स्टेट की तरह रिकॉग्नाइज की गई है, उसका आंसर है सिक्किम। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु इसलिए न्यूज में था क्योंकि रिसेंटली तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन जी ने किलाड़ी म्यूजियम इनॉग्रेट किया है। किलाड़ी म्यूजियम क्या है? किलाड़ी म्यूजियम एक टेस्टिमनी है जो एंशियंट तमिल्स थे, जो संगम एज, आप मेडिवल इंडिया में पढ़ते हो हिस्ट्री में, संगम एज के जो लोग थे उनके लाइफ के बारे में एक जो ये म्यूजियम क्रिएट किया गया है जिसका नाम है किलाड़ी, वो तमिलनाडु में इनॉग्रेट किया गया है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र इसलिए न्यूज में था क्योंकि महाराष्ट्र हाईवे जो कि चंद्रपुर और यवतमाल डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है, वहां पर दुनिया का पहला बैम्बू क्रैश बैरियर इंस्टॉल किया गया है। तो आपको याद रखना है क्योंकि ये दुनिया का पहला बैम्बू क्रैश बैरियर है, कहां पर इंस्टॉल किया गया है ये भी याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इसलिए न्यूज में था क्योंकि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एशिया पैसिफिक का सबसे क्लीनेस्ट एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया है बाय द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। तो आपको ये भी याद रखना है, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं पर्सन्स इन न्यूज के बारे में। सबसे पहले है रामचंद्र पौडेल।
ये इसलिए न्यूज में थे क्योंकि ये नेपाल के 3rd प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं। तो आपको याद रखना है कि नेपाल के करंट प्रेसिडेंट कौन है। इसके बाद बात करते हैं कलोनल गीता राणा जी के बारे में। ये पहली वुमेन ऑफिसर बनी है जो कि एक फील्ड वर्कशॉप को कमांड करेगी ऑन द फॉरवर्ड फ्रंट। कहां पर? ईस्टर्न लद्दाख में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं लचित बोरफुकन जी के बारे में। आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। ये एक अहोम जनरल थे जिनके 42 लाख एसेस की एक कंपाइलेशन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा रिकॉग्नाइज की गई है एज द लार्जेस्ट ऑनलाइन फोटो एल्बम ऑफ हैंड रिटन नोट्स। तो आपको याद रखना है कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। ये असम के स्टेट से बिलोंग करते हैं, अहोम जनरल थे। सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कैप्टन शैलजा धामी के बारे में। ये पहली ऐसी वुमेन बनी है जो कि इंडियन एयरफोर्स की कम्बैट यूनियन को कमांड करेंगी। अगर इनके बारे में और बात की जाए, ये फ्लाइट कमांडर भी रह चुकी हैं चेतक यूनिट की हिंडन एयरबेस पे। दोनों ही फर्स्ट हैं इंडियन एयरफोर्स एक वुमेन ऑफिसर के लिए फर्स्ट है कि पहली वुमेन ऑफिसर है जो कि फ्लाइट कमांडर बनी थी चेतक यूनिट की, और पहली वुमेन है जो कि कम्बैट यूनिट को कमांड करेंगी इंडियन एयरफोर्स में। तो सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके साथ साथ अगर आपको वुमेन एम्पावरमेंट में कोई भी क्वेश्चन आता है मेंस में या फिर ऐसे आता है, आप ऐसे एग्जांपल्स वहां पर भी कोट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं अरुण सुब्रमण्यन की, जो कि पहले ऐसे इंडियन अमेरिकन जज हैं जो न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पहले इंडियन अमेरिकन जज बने हैं। ये पहले साउथ एशियन डिस्ट्रिक्ट जज हैं न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट के। तो आपको याद रखना है, ऐसे एग्जांपल्स आप इंडिया यूएस रिलेशंस ऐसे डायस्पोरा वगैरह में भी कोट कर सकते हो। आगे बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज की। सबसे पहले है एकता वयान। इन्होंने रिसेंटली वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स के लिए क्वालिफाई किया है आफ्टर क्लेमिंग ब्रॉन्ज मेडल इन डिस्कस थ्रो इन दुबई वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स जीपी। इंडिया ने दुबई जीपी में 7 मेडल जीते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है इंडिया को कितने मेडल मिले और कौन है जो कि अब वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स के लिए क्वालिफाई कर गई है। नेक्स्ट बात करते हैं मीराबाई चानू की, जो कि वेट लिफ्टर हैं। इन्होंने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीत लिया है 2022 के लिए। ये पहली ऐसी एथलीट बनी है जिन्होंने दो बार 2021 के बाद अब 2022 में भी ये अवार्ड जीत लिया है। ये एक वेट लिफ्टर है और ये ऐसी पहली इंडियन है जिन्होंने 2022 के टोक्यो ओलंपिक्स में वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल हासिल किया था। तो आपको सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की। सो रिसेंटली त्रिपुरा के एक चीफ मिनिस्टर इलेक्ट किए गए हैं डॉक्टर मनीक साहा जी। ये सेकेंड टाइम त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर बने हैं। इसके बाद बात करते हैं इंडिया के न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की, यानी कि सीजीए की, जो कि बने हैं एसएस दुबे जी। जो सीजीए होती है, ये जो पोस्ट होती है, ये प्रिंसिपल एडवाइजर होते हैं अकाउंटिंग मैटर्स के लिए यूनियन गवर्नमेंट के, एंड ये एक्सचेकर कंट्रोल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरनल ऑडिट्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आपको ये पॉलिटी के आपका ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। आपको ये पॉइंट्स भी याद रखने हैं और कौन बना है, एसएस दुबे जी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मेघालय के नए चीफ मिनिस्टर की, जो कि बने हैं कॉनरेड संगम, और ये मेघालय के सेकेंड टाइम चीफ मिनिस्टर बने हैं, लगातार सेकेंड टाइम। तो आपको ये भी याद रखना है। अब बात करते हैं मिसलेनियस न्यूज की। सबसे पहले है इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को गोल्डन एंड सिल्वर स्टार मिला है इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स 2023 में, जो कि बर्लिन में हुए थे। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को ये अवार्ड मिला है उनके इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड लाइन की वजह से। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड लाइन के अंडर ही आईटीबी बर्लिन 2023 में पार्टिसिपेट किया था। इनक्रेडिबल इंडिया एक नाम है, एक टूरिज्म कैंपेन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंटेन करती है। 2002 से ये स्टार्ट हुआ था
टू प्रमोट टूरिज्म इन इंडिया। तो आपको ये सभी पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, रिसेंटली सेंट्रल एशिया JW ग्रुप की फर्स्ट मीटिंग हुई है अफगानिस्तान पर, जो कि इंडिया में हुई थी। ये जो मीटिंग है इसमें मेनली क्या एम्फेसाइज किया गया है कि जो टेरिटरी है अफगानिस्तान की, इसको किसी भी टेररिस्ट एक्ट के लिए नहीं यूज करना चाहिए। तो आपको ये याद रखना है कि रिसेंटली जो सेंट्रल एशिया JW ग्रुप की मीटिंग हुई है अफगानिस्तान के टॉपिक पर, कहां पर हुई है? इंडिया में। इसके बाद बात करते हैं, रिसेंटली नासा एंड इटालियन स्पेस एजेंसी ने कोलैबोरेट किया है टू मॉनिटर द एयर पोल्यूशन। ये एक ऐसा पहला इस एजेंसी का मिशन है जिसका प्राइमरीली गोल क्या होगा? सोसाइटी के एक हेल्थ मिशन पर। और ये जो मिशन है ये 2024 के एंड से पहले लॉन्च किया जाएगा। इसमें मेनली एक तो प्लेटिनो 2 सैटेलाइट होगा जो कि ये ASI प्रोवाइड करेगी, और एक साइंस इंस्ट्रूमेंट होगा जो कि नासा का होगा। तो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है। इसके बाद है रिसेंटली खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2023 को और सेलिब्रेट करने के लिए। तो आपको ये भी याद रखना है, कई बार ऐसे वन लाइनर्स एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं ऑबिचुअरीज की। सो रिसेंटली बॉलीवुड एक्टर एंड डायरेक्टर सतीश कौशिक जी पास चले, जिनकी आपको यहाँ पर पिक्चर भी दिख रही है। इन्होंने बहुत सारे मूवीज में, बहुत सारे सीरियल्स में रोल किया है। ये मेनली जाने जाते हैं अपने आइकॉनिक रोल्स में, जैसे कि कौन कौन सी मूवीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल मिस्टर इंडिया मूवी, तेरे नाम, दीवाना मस्ताना, ऐसी मूवीज में इन्होंने रोल प्ले किए हैं। तो आपको ये याद रखना है कि सतीश कौशिक जी, जिन्होंने रिसेंटली जिनका देहांत हुआ है, वो कौन से प्रोफेशन में इंडल्ज थे। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज की इस वीक के। सो सबसे पहले तो है नो स्मोकिंग डे, जो कि मार्च 8 को 2023 में मार्च 8 को सेलिब्रेट किया गया था। ये मार्च 8 को सेलिब्रेट किया गया था, ये मैं क्यों यहाँ पर बोल रही हूँ, क्योंकि इसका जो दिन है वो दिन फिक्स है, डेट फिक्स नहीं है। जो नो स्मोकिंग डे है ये मार्च के 2nd वेडनेसडे को ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार का अगर थीम की बात करें तो इस बार का इसका थीम है स्टॉपिंग स्मोकिंग इम्प्रूव्स योर ब्रेन हेल्थ। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं CISF रेजिंग डे के बारे में, जो कि 10th मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। CISF है जो एजेंसी, वो इंडिया के सीवेज, एयरवेज एंड कंट्रीज के कुछ और इंपॉर्टेंट एसेट्स की सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका आपको यहाँ पर यूजर नेम दिख रहा है। इसके साथ साथ कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स है, आप हमें आप यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। कोई भी आपको क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हमें DM भी कर सकते हैं इन सोशल मीडियाज पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।